सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का क्लास 1। ठीक है, इसमें आपको कुछ बेसिक नॉलेज मिलेगा ज्योग्राफी के बारे में। बहुत लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे मैप के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। तो देखिए, आप कभी भी, चूंकि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाने वाला हूँ और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, तो ये दोनों पढ़ाने से पहले आपको ज्योग्राफी का कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो इसलिए ये वीडियो लेकर आया गया है कि ये वीडियो जो है बेसिक है और यही हमारा बेस तैयार करेगा जब हम लोग भारत एवं उसके पड़ोसी देश पढ़ेंगे। तो वो पढ़ने से पहले यही बेसिक क्लास है, ये पहला वीडियो होगा। और इस वीडियो के बाद हम लोग लगातार वर्ल्ड ज्योग्राफी भी खत्म करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह सब भी खत्म करते जाएंगे। तो ये हमारा पहला क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, यानी कि इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस। इनके बुक का नाम है जस पेरियोडस। जस पीरियोडस। जस पीरियोडस का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। जो ज्योग्राफी का मतलब होता है वही जस पीरियोडस का भी मतलब होता है। आगे, मॉडर्न ज्योग्राफी का जनक किसको बोलते हैं? वर्तमान भूगोल का जनक किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनके बुक का नाम क्या है? कॉस्मोस। याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे बुक का नाम भी पूछ दिया जा सकता है। ज्योग्राफिया शब्द का प्रस्तावक कौन था? ज्योग्राफिया शब्द देने वाला था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का अगर जनक बात करें तो पोलिडोनियम। पोलिडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, इसके जनक है कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर। विश्व ग्लोब का निर्माता अगर हम बोले तो मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के निर्माता, जो अगर मानचित्र का बात करें, देखिए ग्लोब और मानचित्र दोनों अलग है। ग्लोब के निर्माता है मार्टिन बैहम और मानचित्र के निर्माता है अनेग्जी मेंडल। ठीक है। स्ट्रेबो थे एक व्यक्ति, उनके अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों को विश्व के बारे में, आकाशीय पिंड के बारे में, स्थल के बारे में, महासागर के बारे में, वनस्पति के बारे में, जीव जंतु के बारे में, फल के बारे में और भू धरातल के क्षेत्र में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। यानी कि स्ट्रेबो के अनुसार ज्योग्राफी एक बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है और स्वतंत्र विषय है, जो आपको जितने भी चीज देखी जा सकती है, चाहे विश्व हो, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, वनस्पति, जीव जंतु, फल और भू धरातल, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझिए, अगर ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर हम लोग क्षैतिज रूप से यानी कि हॉरिजॉन्टली काट दें तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। लैटिट्यूड, इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। और इसके ऊपर में जो पार्ट है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और इसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। अब मान लीजिए पृथ्वी को हम लोग ऐसे काटते हैं, वर्टिकली काटते हैं, वर्टिकल काटते हैं। ठीक है। वर्टिकल अगर हम लोग पृथ्वी को काट देंगे, एक वेस्ट साइड, ये क्या है, वेस्ट साइड, और ये हो गया ईस्ट साइड। ठीक है। ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। आपको दिशा हमेशा याद रखना है। अगर आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। आपको यही दिशा याद रखना है। ऊपर में हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। तो जो इधर साइड वाला पार्ट है इसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर और इधर साइड वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, इस दोनों लाइन को मिला देते हैं, ये और ये दोनों मिला देते हैं, तो क्या होगा? देखिए, ये हो गया हॉरिजॉन्टल भी कट गया और ऊपर नीचे भी कट गया। तो ये वाला जो लाइन था जो वर्टिकली काटता था इसको बोलते थे देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड, और जो हॉरिजॉन्टली काटता था इसको बोलते थे अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड। सब समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा अक्षांश रेखा, ये हो गया हमारा देशांतर रेखा यानी कि ये हो गया लैटिट्यूड, ये हो गया लॉन्गिट्यूड। अब समझिए इसको याद कैसे करना। ये हॉरिजॉन्टल है, लेटा हुआ है, तो लैटिट्यूड, लेटा हुआ है इसलिए लैटिट्यूड। ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड, खड़ा है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है चार पार्ट में डिवाइड करता है हमारे अर्थ को।
तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। यानी कि अगर हम लोग बात करें, ये उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। यानी कि ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में आ जाता है। उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। चूंकि अब देखिए इस पार्ट का बात करें तो ये इसके ऊपर है इसलिए उत्तरी गोलार्ध, और इसके लेफ्ट साइड में इसलिए पूर्वी पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो इसी चीज को पकड़ के चलेंगे, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। अब नीचे वाला पार्ट का बात करेंगे इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। इसका बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी देशांतर। इस चारों को आप याद रख लीजिए। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये मैप भी आपको समझ में आ गया। भारत यहीं पर स्थित है, भारत जो है यहीं पर स्थित है। भारत नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। भारत यहीं पर इस जोन में ही है भारत, यहाँ पर है भारत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड के बारे में बढ़िया से पढ़ते हैं, यानी कि इसके बारे में पढ़ते हैं, ये लैटिट्यूड के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देशांतर, लॉन्गिट्यूड के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त किसको बोलेंगे? देखिए, ये हमारा है 0 डिग्री। एक्चुअली क्या, ये 0 डिग्री है, और ये हमारा नॉर्थ, नॉर्थ को बोलते हैं 90 डिग्री। यानी कि इस 0 डिग्री से ये जो बीच, एकदम बीचों बीच जो काटे हैं पृथ्वी को, इसको 0 डिग्री बोला जाता है। इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसी को बोलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन, इसी को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं या इक्वेटर बोलते हैं। बीच वाले लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करते करते आपका जो सबसे ऊपर में एक पॉइंट बचेगा इसको बोलेंगे 90 डिग्री। वही हो जाएगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। उसी तरह अगर हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते हुए नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ, ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री, और जहां पर हमारा 23.5 डिग्री होगा, 23.5 डिग्री। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं ना, उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड, ऊपर जा रहे हैं 23.5 डिग्री। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस दोनों के बीच का जो एरिया है इसको बोलेंगे हम लोग उष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। ठीक है, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। फिर और ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त, क्योंकि ऊपर में आर्कटिक सागर है। अब हम लोग 0 डिग्री के नीचे आते हैं, नीचे 23.5 डिग्री साउथ, साउथ अक्षांश लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड 23.5 डिग्री अगर हम साउथ में आएंगे तो ये हो जाता है कर्क रेखा, लिखा गया, सॉरी मकर रेखा होगा, इसको सुधार देते हैं, इसको हम सुधारते हैं, हम मकर रेखा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, ये हो गया मकर रेखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगर फिर हम लोग 23.5 डिग्री को और नीचे आते हैं, 66.5 डिग्री आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आर्कटिक वृत्त। अब एरिया समझिए, 0 से 23.5 डिग्री के बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। और 0 से 23.5 नीचे भी आ जाइएगा तो उष्ण कटिबंध, यानी कि 0 से 23.5 ऊपर या 23.5 नीचे उष्ण कटिबंध होता है। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, सूर्य का किरण डायरेक्टली यहाँ पर पड़ता है। 23.5 से 66.5 इधर जाइए, या 23.5 से 66.5 इधर आइए, दोनों होता है शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर 66.5 से नॉर्थ तक जाइए, तो यहाँ भी 66.5 से नॉर्थ तक जाइए तो शीत कटिबंध, यहाँ भी शीत कटिबंध। ये आपको याद रख लेना है, कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखिए 0 डिग्री जो होता है यहाँ पे बीच में, ये जो 0 डिग्री है, एक्चुअली में ये एक सर्कल बनाता है, क्योंकि पृथ्वी तो गोला है। 0 डिग्री क्या होगा? इस पृथ्वी के चारों ओर ऐसे ऐसे घूम के जाएगा गोला। ठीक है, ये एक सर्कल है, तो बीच में जो होता है सबसे बड़ा सर्कल होता है। जैसे यहाँ पर जो सर्कल बनाइएगा और ऊपर में जो सर्कल बनाइएगा, ठीक है, ऊपर में जो सर्कल बनाइएगा तो ऊपर वाला सर्कल आपको क्या होगा? छोटा बनेगा। ठीक है, ऊपर वाला सर्कल क्या बनेगा? छोटा बनेगा। बीच वाला सर्कल बड़ा बनेगा, इसलिए बीच वाला सर्कल को बोलते हैं ग्रेट सर्कल, बृहद सर्कल। और इसी बीच वाला सर्कल को क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, इसी को बीच को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कोई सर्कल नहीं है, वो एक बिंदु है, पॉइंट है। ऊपर जाते जाते वृत्त जो है एकदम 0 हो जाता है, इसका रेडियस हो जाता है 0, त्रिज्या 0 है, वो एक पॉइंट हो जाता है, वहां पर कोई सर्कल नहीं है, ऊपर और नीचे में पॉइंट है।
इसके जस्ट ऊपर जाइएगा तो आपको सर्कल मिलेगा, फिर सर्कल मिलेगा, सर्कल बड़ा होता जाएगा, बीच में सबसे बड़ा होगा, फिर छोटा होता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछता है। टोटल लैटिट्यूड की संख्या कितनी है, तो देखिए ऊपर में कितना हो गया 90, नीचे में कितना हो गया 90। ठीक है, अब बीच में एगो जीरो, क्या हो गया 90 प्लस 90 प्लस 1। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 ऐसे करते करते यहाँ पे होगा ना 90, तो नीचे में भी 90 और एगो 0 डिग्री भी तो है, तो 90 प्लस 90 प्लस 1 181 हो जाएगा। ठीक है, कुल अक्षांशों की संख्या हो गया 181। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, रेखा अगर बोल देगा तो 2 को घट जाएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे में रेखा नहीं है, वो बिंदु हो जाएगा, पॉइंट हो जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक बिंदु है, वो पॉइंट है, वो रेखा नहीं है, इसलिए वो दोनों घट जाएगा। तो इस 181 में से 2 को माइनस कर देंगे 179। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है। कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगा 181, लेकिन कुछ कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगा 179। अब बात करते हैं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की, जैसे 0 डिग्री और 1 डिग्री, इसके बीच का दूरी की डिस्टेंस क्या होगा? इसके बीच का डिस्टेंस होता है 111.2 किलोमीटर, 111.2 किलोमीटर। और इसको बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे। ये वर्ड याद रख लीजिएगा, फेमस है ये वर्ड, आपका एग्जाम में बार बार पूछता है, गोरे बोलते हैं इसको, गोरे। तो आपको अक्षांश के बारे में पूरा समझ में आ गया, नीचे से ऊपर तक कैसे डिवाइड किए हैं और ऊपर से नीचे तक कैसे डिवाइड किए हैं। टोटल अक्षांश कितना होगा 181, टोटल अक्षांश रेखा कितना होगा 179, दोनों के बीच का दूरी 111.2, इसको गोरे भी बोलते हैं। अब चलिए आते हैं हम लोग देशांतर के बारे में, यानी कि अब हम लोग वर्टिकली काट रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये बीच में है, बीच में पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया आपका ऊपर से नीचे काटे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला दिए। अब देखिए 0 डिग्री, फिर यहाँ पर अगर यहाँ से इसको मिलाएंगे तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके 15 30, ये 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 180 तक जाएगा। ये पूर्वी देशांतर हो गया, क्योंकि हम लोग इधर साइड आ रहे हैं पूर्वी देशांतर, और लेफ्ट में जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिए ये जो बीच वाला जो लाइन रहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाता है, उसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन, इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, या इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा को ही प्रधान यामयोत्तर रेखा भी बोलते हैं, प्रधान यामयोत्तर रेखा। आपको याद रखना ये बीच वाला लाइन है, ये बीच वाला लाइन। ठीक है, अब समझिएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। बताए थे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा देशांतर रेखा। सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है, यानी कि जितना लंबा ये रेखा होता था ना भूमध्य रेखा, उतना ही लंबा ये भी होगा। ठीक है, लेकिन इस लाइन को ये लाइन 90 डिग्री पर काटेगा, और भूमध्य रेखा को समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती है, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं ये आपका लैटिट्यूड, ये आपका लॉन्गिट्यूड कितना पर काट रहा है 90 डिग्री पर काट रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर लेंगे या यहाँ पर लेंगे, कहीं भी ले लीजिए, दोनों दोनों हमेशा 90 डिग्री ही होगा, दोनों हमेशा 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। देखिए देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है सबसे कम, सबसे मिनिमम कहाँ पर होती है? पोल्स पर, 0 किलोमीटर। पोल्स का अगर हम लोग बात करें, देशांतर रेखाओं की दूरी जो है वो 0 हो जाती है, 0। लेकिन अगर मैक्सिमम कहाँ पर बात करें, मैक्सिमम होती है विषुवत रेखाओं पर। विषुवत रेखाओं पर इसकी दूरी जो है वो सर्वाधिक हो जाती है, मैक्सिमम। और वो दूरी विषुवत रेखा पर कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर विषुवत रेखा पर मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, मध्य में 45 डिग्री पर, जहां पर 45 डिग्री होता है, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें जहां पर 45 डिग्री होता है, वहां पर इसका 0 और 111 के बीच का कुछ दूरी होता है, जिसको याद रखना आपको 79 किलोमीटर होता है। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री देशांतर यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा, ये एक पॉइंट पर मिलता है, जो कहाँ मिलता है? अफ्रीका में गिनी की खाड़ी में मिलता है, गिनी की खाड़ी में मिलता है, गिनी की खाड़ी में। ठीक है, तो ये समझिएगा, ये जो आपका पॉइंट है 0 डिग्री, ठीक है, और ये आपका हो गया 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करके डिवाइड किया गया है, टोटल डिवाइड किया गया है। ठीक है, इधर भी आपका लेफ्ट साइड भी 1 डिग्री, 15, 30, ऐसे करते करते टोटल डिवाइड किया गया। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ से जब आगे बढ़िएगा एक समय होगा ना 178, 179, फिर 180, 180, उसी तरह जब इधर से बढ़िएगा तो 178, 179, 180, यानी कि लेफ्ट साइड से भी बढ़िएगा तो 180 यही होगा,
राइट साइड से भी बढ़िएगा तो 180 यही होगा, यानी कि 180 जो है वो कॉमन है, 180 जो है वो कॉमन है। ठीक है, अब आते हैं और क्या बोल रहे थे, हाँ, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है आपको अफ्रीका में गिनी की खाड़ी, और ये गिनी की खाड़ी कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में है, जिसको अंध महासागर भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं, इंग्लैंड का जो लंदन है, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला, रॉयल वेधशाला, यहाँ से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया है। देखिए सब देश अपना बोल रहा था कि हम अपना देश से जो रेखा गुजरेगा उसको प्रधान मध्याह्न मानेंगे, लेकिन इंग्लैंड उस समय वर्चस्व में था। इंग्लैंड बोला नहीं, मेरे जो ग्रीनविच है, मेरा जो शहर है ग्रीनविच, ग्रीनविच से अगर जो गुजरेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रधान मध्याह्न, यानी कि प्राइम मेरिडियन, पीएम रेखा बोलेंगे, या प्रधान याम्योत्तर रेखा इसी को बोलेंगे। तो ये जो 0 डिग्री गुजरता है उसको बोल, कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है आपका कहाँ से? ये गुजरता है आपका ग्रीनविच जो कि लंदन में है। ठीक है, और वहां पर रॉयल वेधशाला से गुजरता है। ठीक है, प्रधान मध्याह्न को 0 डिग्री मानकर इसके पूर्व और पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खोल देते हैं। अब देखिए ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, फिर 1 2 3 ऐसे करते करते डिवाइड किया है। ठीक है, ऐसे करते करते डिवाइड किया है, तो इधर भी आपका 180 डिग्री होगा और इधर भी आपका 180 डिग्री होगा। भारत यहाँ पर कहीं पर आता है, यहाँ इधर कहीं पर आता है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर आता है कहीं। ठीक है, अब आगे आगे आते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री मानकर इसके पूर्व और पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई। पूर्व में जो देशांतर रेखा खींची गई उसको पूर्वी देशांतर, और पश्चिम में जो देशांतर रेखा खींचा गया उसको पश्चिमी देशांतर। देखिए इधर साइड है पूर्वी देशांतर, इधर साइड पश्चिमी देशांतर, और बीच में जो 0 डिग्री है इसको प्रधान मध्याह्न रेखा, और लास्ट में जो 180 डिग्री है इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि लाइन, इंटरनेशनल तिथि लाइन। अब क्यों बोलेंगे इंटरनेशनल तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये हम आपको बाद में बताएंगे, आगे चल के बताएंगे। चलिए आगे समझते हैं। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों रेखा एक ही है, कोई अलग नहीं है। देखिए जैसे हम यहाँ से 0 डिग्री से बढ़ते गए, बढ़ते 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 यहाँ पर कितना हो गया 179, यहाँ पहुंचे तो 180, फिर इधर से भी बढ़ते गए 179 और 180, दोनों 180 कॉमन है, एक ही है, यानी कि इधर से भी 180 यही आएगा, इधर से भी 180 यही आएगा। ठीक है, तो वही 180 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पूर्वी और पश्चिमी दोनों सेम ही है। ठीक है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। और देखिए इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। तिथियों में कितना होता है? 1 दिन का अंतर होता है। ये समझेंगे कैसे होता है। और जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कहाँ से गुजरता है? बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि से गुजरता है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि से गुजरता है। ठीक है, और ये और किसको किसको क्रॉस करता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा? ये भी आपसे पूछता है एग्जाम में। आर्कटिक सागर से क्रॉस करता है, चुकची सागर से क्रॉस करता है, बेरिंग जल संधि ये जो हम आपको बताया यहाँ से क्रॉस करता है, और प्रशांत महासागर से क्रॉस करता है। ये आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आप समझते हैं कि क्यों 1 दिन का अंतर हो जाता है अंतरराष्ट्रीय, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों बोले? क्योंकि जैसे मान लीजिए 180 डिग्री है, इसके जस्ट बगल में कोई देश है और इसके जस्ट इधर साइड कोई देश है, यानी कि इसके राइट में और लेफ्ट में कोई देश है, दोनों के बीच में टाइम का अंतर 1 दिन हो जाएगा। यानी कि अगर मंगलवार हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका सोमवार ही होगा, 1 दिन कम रहेगा। ऐसा क्यों होता है भाई? बगल में ही है, बस वो इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर और इधर बस थोड़ा सा मान लीजिए 1 किलोमीटर भी अंतर है, इसके 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, वहां पे 1 दिन का अंतर कैसे हो जाएगा? चलिए उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए पृथ्वी जो है वो 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, यानी कि 1 घंटा में वो कितना घूमेगी? 15 डिग्री, 1 घंटा में वो 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, और अगर यही हम लोग 1 डिग्री का बात करें, 1 डिग्री में इसको लगता है 4 मिनट। कितना लगता है? 4 मिनट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूर्व में अगर जाएंगे, पूरब में, पूर्वी देशांतर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 मिनट को ऐड कर प्लस करते जाएंगे, प्लस, और पश्चिम में जाएंगे तो माइनस करते जाएंगे। यानी कि अगर हम लोग इधर साइड से पूरब में बढ़ेंगे तो प्लस करते जाएंगे, यानी कि अगर 0 से 15 डिग्री हुआ तो यहाँ पर कितना? 1 घंटा बढ़ गया। 15 से 30 हुआ फिर 1 घंटा बढ़ गया। 30 से 45 हुआ फिर 1 घंटा बढ़ गया। 45 से 60 हुआ फिर 1 घंटा बढ़ गया। क्यों? हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ता है। देखिए ना, 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, पढ़े है ना, और 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री जहां होगा वहां 1 घंटा बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आप यहाँ आइएगा तो एक एक घंटा प्लस हो गया, 1 घंटा प्लस ऐड हो गया, 2 घंटा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ 180 पर आइएगा
तो 12 घंटा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह समझिए, लेफ्ट पश्चिमी देशांतर में आइएगा तो माइनस होगा, यानी कि 1 घंटा यहाँ पर माइनस हो गया, 1 घंटा यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ करते 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 यहाँ पर 12 घंटा माइनस हो जाएगा, माइनस यानी कि इस जगह पर अगर इस जगह से कोई राइट वाला पॉइंट है तो 12 घंटा प्लस में है, और लेफ्ट वाला पॉइंट है वो 12 घंटा माइनस में है। तो 12 घंटा प्लस और 12 घंटा माइनस के बीच में कितना अंतर हुआ? 24 घंटा, यानी कि दोनों के बीच में 24 घंटा का अंतर है, यानी कि एक दिन का अंतर है। समझे? अगर आपसे पूछे 15 डिग्री यहाँ पर पूर्वी देशांतर और 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कितना अंतर है, यहाँ 1 घंटा प्लस में है, यहाँ 1 घंटा माइनस में है, यानी कि 2 घंटा का अंतर है, एक और एक दो। उस तरह यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4। उसी तरह जब हम लोग 180 डिग्री पे देखेंगे तो इधर साइड हो जाएगा 12 घंटा और इधर साइड हो जाएगा 12 घंटा, यानी कि 24 घंटा। यानी कि अगर कोई यहाँ पर है, राइट साइड में है, तो वो अगर मंगलवार को जी रहा है तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या होगा, आपका एक दिन कम होगा, सोमवार होगा, क्योंकि पश्चिमी देशांतर में कम होता है, पूर्वी देशांतर में ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर मंगलवार होगा तो यहाँ पर आपका सोमवार होगा। इसी चीज को समझिएगा। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर का बात करें, मतलब कि राइट साइड में, तो 180 इंटू 4 मिनट यानी कि 720 मिनट, यानी कि 12 घंटा प्लस कर देंगे। ठीक है, उसी तरह 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तो क्या होगा, 180 इंटू 4 मिनट यानी कि 720 मिनट, यानी कि 12 घंटा माइनस कर देंगे। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 12 घंटा, एक प्लस में है एक माइनस में है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर 24 घंटा, यानी कि एक तिथि यानी कि एक दिन का अंतर पड़ जाता है, एक डेट का अंतर पड़ जाता है। इसीलिए आप समझिएगा, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। अब आगे आते हैं भारत का मानक समय का बात करते हैं। इंडिया का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हम लोग पढ़े हैं ये चीज सारे, और जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, तो आप समझिएगा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 82.5 को 4 से, क्योंकि एक डिग्री में होता है 4 मिनट, पढ़े हैं, एक डिग्री में आपका कितना होता है, यहाँ देखिए कहाँ गए, हाँ, एक डिग्री में यहाँ 4 मिनट, तो इसीलिए इसको जब 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 मिनट, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। यानी कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच के मानक समय से, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन में है वहां से 5.5 घंटा आगे है। यही आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप कैसे 5.5 घंटा आगे है वो आप समझ गए, उसका डिग्री से, जितना डिग्री होगा वो, आप यही यही चीज समझिए कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। और हमारा जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री आगे है, 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिनट यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे, 5.5 घंटा आगे है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और भारत के मानक समय के बीच का अंतर कितना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 और भारत का मानक समय 82.5, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 95, 97, और 97 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 390 मिनट, यानी कि 6 घंटा 30 मिनट। यानी कि भारत का जो मानक समय है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वहां पर 6 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अब देखिए भारत का सबसे लेफ्ट पॉइंट, सबसे पश्चिमी पॉइंट गुजरात है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। अब भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश, 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए दोनों के बीच में कितना अंतर हो जाएगा, अंतर अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा अप्रॉक्स। और 30 डिग्री अंतर यानी कि 1 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 मिनट, 120 मिनट यानी कि 2 घंटा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है आपका गुजरात से 2 घंटा आगे है। यही ना बोलता है भारत में सूर्य की किरण सबसे पहले कहाँ पहुंचती है, अरुणाचल प्रदेश में। सूर्य की किरण अरुणाचल प्रदेश में पहले पहुंचेगी और सबसे लास्ट में कहाँ पहुंचेगी, गुजरात में। यही चीज समझ में आपको आना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश गुजरात से 2 घंटा आगे है, 2 घंटा आगे है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाओं को 8 स्थानों पर मोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री जो है वहां पर है, तो इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में एक दिन का अंतर हो जाता है। ऐसा अंतर ना हो, लोगों को मतभेद ना हो भाई, बहुत दिक्कत हो जाता है। इसको तालाब, मतलब क्या बोलते हैं, समुद्र से ले जाया गया है। समुद्र में तो कोई नहीं लड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में बच्चा, यह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री, कुछ बच्चा इधर से जा रहा है स्कूल, कुछ बच्चा इधर से आ रहा है स्कूल, ये बोलेगा सर हम मंडे को चले थे, स्कूल में पहुंच गया ट्यूसडे, है ना, तो मतभेद हो जाएगा ना। उस मतभेद को लेने के लिए 8 स्थान पर क्या किया,
वो उसको मोड़ दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को एक ही स्थान पर मोड़ दिया गया ताकि तिथि को लेकर मतभेद ना हो। और कहाँ पर उसको क्रॉस करा दिया गया है, समुद्र वगैरह से। इसीलिए हम आपको बताएं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर से, चुकची सागर से, बेरिंग स्ट्रेट से और प्रशांत महासागर से गुजरता है। इसको जानबूझ के गुजारा गया है, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है, स्ट्रेट नहीं है, जानबूझ के उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है। ठीक है, तो 8 स्थान पर मोड़ दिया गया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा कितना जगह पर मोड़ा है। और देखिए विश्व के 360 डिग्री देशांतरों को कुल 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। 24 15-15 डिग्री देशांतर के अंतराल पर। जैसे देखिए यहाँ पे इसको क्या किया है, 15 डिग्री पर हो गया एक टाइम जोन, फिर 15 डिग्री पर एक टाइम जोन, एक टाइम जोन। तो यहाँ पर टोटल इधर साइड हो गया कितना टाइम जोन, 12 टाइम जोन, और इधर साइड भी कितना हो गया, 12 टाइम जोन, यानी कि टोटल 24 टाइम जोन हो गया। यही चीज आपको यहाँ पे बता रहा है, 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि 15-15 डिग्री देशांतर के अंतराल पर है। प्रत्येक टाइम जोन में 15 डिग्री यानी कि 1 घंटा का अंतर होता है। प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटा का अंतर होता है। अब देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर से ये निम्न स्थानों से गुजरेगी। कौन कौन स्थान से गुजरेगा वो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ब्रिटेन याद रखिए, ग्रीनविच मीन टाइम तो यहीं पर है, यूके, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, फिर अल्जीरिया, फिर माली, फिर बुर्किना फासो, फिर टोगो, फिर घाना, फिर अंटार्कटिका। ठीक है, और याद रखिएगा ये आपको नॉर्वेजियन सागर और दक्षिण अटलांटिक सागर से भी गुजरता है। अब देखिए आपको हम एक होमवर्क दे देंगे, जो भी यहाँ पर आपको कंट्री आया है उसका आपको करेंसी, ठीक है, और कैपिटल यानी कि मुद्रा और राजधानी आपको याद कर लेना है, किसी भी हाल में याद कर लेना है। और इसको मैप में देख लीजिएगा एक बार, यूके, फ्रांस, स्पेन ये सबसे कैसे गुजरता है वो आप मैप में एक बार देख लीजिएगा। ये इतना बताने जाएंगे मैप में तो लेट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए सबसे ज्यादा टाइम जोन कहाँ पर है, रूस में, क्योंकि रूस एरिया में सबसे ज्यादा है। रूस में टोटल 12 टाइम जोन आता है, 12 टाइम जोन। समझ रहे हैं कितना बड़ा एरिया है रूस का। अब बात करते हैं इक्वेटर का, बात करते हैं इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। इक्वेटर जो है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई, इक्वेटर की कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर है। यानी कि अगर अर्थ है वहां बीच से जो फाड़ देंगे ये लाइन, इसका टोटल लेंथ कितना है, 40,000 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें जलीय लंबाई कितना है, लगभग 78.7%, और स्थलीय लंबाई है 21.3%, यानी कि जल वाला पार्ट ज्यादा आता है। ठीक है, आगे भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, 90 डिग्री पर पड़ती है। ठीक है, और इसीलिए वार्षिक वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, यानी कि इन क्षेत्रों में शीत ऋतु नहीं पाई जाती। अगर भूमध्य रेखा का बात करें, बीच से जहां जा रहा है वहां पर आपको दिन में और रात में ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तापांतर भी वहां कम पड़ता है, मतलब कि अगर आपको टेम्परेचर तो कांस्टेंट है 28 डिग्री, कभी 30 डिग्री, 26 डिग्री, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए तो कभी आपको 0 डिग्री भी चल जाएगा, कभी आपको 30 डिग्री भी हो जाएगा। तो ये आपको तापांतर नहीं पाया जाएगा क्योंकि वो भूमध्य रेखा पर है। भूमध्य रेखा पर जो होगा वहां पर तापांतर सबसे कम पाया जाएगा, और शीत ऋतु वहां नहीं पाया जाता, ठंडा का मौसम नहीं होता है। भूमध्य रेखा से गुजरने वाले 13 देश, 13 देश का नाम, करेंसी, कैपिटल, फिर बता रहे हैं आपको, करेंसी कैपिटल याद रखना है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टीम, साओ टीम और प्रिंसेप एक देश है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, कांगो गणराज्य, फिर है युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और गैबोन। ये सारे 13 देश जो हैं वो भूमध्य रेखा से गुजरते हैं, भूमध्य रेखा से गुजरते हैं। अब देखिए निम्न वायुदाब, जहां पर भी निम्न वायुदाब होगा वहां ग्रीष्म ऋतु होगा, और जहां उच्च वायुदाब होगा वहां शीत ऋतु होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है एग्जाम में, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। समझिएगा, अगर यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ पर शीत ऋतु है, तो वायु का हवा किधर से किधर बहेगा। जहाँ ग्रीष्म ऋतु है वहां पर होगा लो प्रेशर, जहाँ शीत ऋतु है वहां है हाई प्रेशर। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता है, यानी कि ठंडा प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर हवा चलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कर्क रेखा का बात करते हैं। कर्क रेखा साढ़े ऊपर में होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, देखिए अब एक चीज समझिएगा, ये अगर इसको अगर हम लोग पृथ्वी माने, इसको अगर हम लोग पृथ्वी माने तो बीच वाला हो गया आपका कौन, 0 डिग्री हो गया भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री अगर हम लोग नॉर्थ ले लें, ठीक है, तो ये हो गया कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ ले ले, ये हो गया आपका मकर रेखा। ठीक है, सूर्य की किरणें लंबवत 22 दिसंबर को पड़ती है मकर रेखा पर, 22 दिसंबर याद रखिएगा, 22 दिसंबर को पड़ती है मकर रेखा पर। फिर धीरे 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 दिन बढ़ता है, दिसंबर से आगे मार्च, जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, 21 मार्च को पहुंच जाता है कहाँ, सूर्य का किरण पहुंच जाता है भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। फिर इक्वेटर से बढ़ता है, बढ़ते 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 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में हो जाता है वो, देखिए 3-3 महीना का अंतर है।
दिसंबर था, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जून में चला जाता है कहाँ पर, वो कर्क रेखा पर। फिर वो क्या होता है, कर्क रेखा से वापस लौटता है, वापस लौटेगा नीचे। फिर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में आ जाएगा वो फिर कहाँ, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, फिर भूमध्य रेखा से वो वापस आ जाएगा यहाँ पर। कब आएगा, 22 दिसंबर, यही रिपीट कर जाएगा। फिर 22 दिसंबर से फिर 21 मार्च, वही रिपीट करेगा। तो याद रखिएगा, सूर्य की किरण 22 दिसंबर को कहाँ लंबवत पड़ती है, मकर रेखा पर। और मकर रेखा किधर है, दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि इक्वेटर के नीचे जो होता है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध, और इक्वेटर के ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध। इसीलिए आप समझिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। ठीक है, और जब दिन और रात बराबर होता है वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, क्योंकि यहाँ पर बीच में है वो होता है ना सूर्य, यहाँ दिन और रात बराबर होता है। चलिए अब इसको आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती है। इस दिन दिन और रात बराबर होती है। ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर पड़ती है। देखिए 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर पड़ती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, इसको ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं, समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। यही कारण है भारत में, भारत यहाँ पर है ना, इधर है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होने के कारण इस दिन योगा दिवस मनाते हैं। ज्यादा बड़ा दिन है, आप अपना टाइम योगा को दे सकते हैं, योगा दिवस मनाते हैं। और हम लोग बात करें 22 दिसंबर का, बात करें तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसको शीत अयनांत बोलते हैं या विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। कर्क रेखा से भी, ये जो यहाँ मकर भूमध्य रेखा से जो देश गुजरा वो तो हम आपको बता दिए ऊपर में। ये देखिए इससे कौन कौन सा देश, मैप में भी आप एक बार मिला दीजिएगा कौन कौन सा देश इससे गुजरता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कर्क रेखा से कौन कौन सा देश गुजरेगा। ठीक है, वो देख लेंगे। और भूमध्य रेखा, यहाँ पे मकर रेखा से कौन कौन सा देश गुजरेगा वो देख लेंगे। चलिए आगे आते हैं। कर्क रेखा से आपको टोटल 18 देश गुजरता है। हवाई द्वीप जो कि यूएसए का पार्ट है, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। ये इतना सारा देश जो है आपका गुजरता है कहाँ से, कर्क रेखा से। अब आते हैं मकर रेखा। मकर रेखा से गुजरने वाले 12 देश। ठीक है, 12 देश है। जितना भी देश बता रहे हैं सबका आपको राजधानी या मुद्रा याद करना है। तो सोचिए कितना जल्दी आपको याद हो जाएगा। ब्राजील यहीं पे लिख लीजिएगा, कैपिटल यहीं पे, करेंसी। मकर रेखा से गुजरेगा ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रांस, इसको फ्रांस के अधीन आता है, फ्रेंच पॉलिनेशिया। उसके बाद है बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोगा और नामीबिया। ये सारे देश आपका मकर रेखा से गुजरते हैं। एक क्वेश्चन जो आपका रिपीट करता है, कर्क रेखा को कौन सी ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है। यानी कि एक नदी है जो ऐसे आती है और घूर के फिर कर्क रेखा काट देती है, यानी कि तो ऐसे आएगी फिर काटेगी, यानी कि कर्क रेखा को 2 बार वो काटेगी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, ठीक है, माही नदी। ये विंध्य पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन है, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, बीच वाला इक्वेटर, इसको काटती है कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी। उसी तरह मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी, ये दक्षिण अफ्रीका में ये नदी बहती है और इसको घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। अब समझिए यहाँ पे कर्क रेखा इसको 2 बार काटेगी माही नदी, इसको 2 बार काटेगी कांगो या जायरे नदी, इसको 2 बार काटेगी लिम्पोपो नदी। तीनों याद रखना है, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन। आगे आते हैं। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इंडिया के बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अभी इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे स्पेशली टॉपिक, लेकिन कुछ कुछ चीज अभी हम लोग उसी के बारे में बेसिक अपना बेसिक मजबूत कर रहे हैं, तब हम लोग जाके इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक मजबूत करने के क्रम में हम लोग आते हैं। स्थलीय सीमा भारत का किससे किससे लगता है। सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए इंडिया का मैप। इंडिया का मैप याद करने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको है, ये है लद्दाख। लद्दाख कैपिटल आप हमको कमेंट कीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा, लद्दाख का राजधानी क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर, इतना दूर हो गया जम्मू कश्मीर। ये हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये हो गया पंजाब, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तराखंड, ठीक है, ये आपका नेपाल है, पड़ोसी देश है। यहाँ पर आपका सिक्किम है, ये आपका भूटान यहाँ पर घुसा हुआ अलग देश हो गया पड़ोसी। यहाँ है आपका
ये हो गया आपका असम, ये क्या हो गया असम, और ये आपका हो गया यहाँ से ऐसे टेढ़ा आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर, यहाँ पे मिजोरम, यहाँ बीच में घुसा हुआ छोटा सा त्रिपुरा, फिर यहाँ पर है आपका मेघालय। असम देखिए बहुत टेढ़ा है, असम यहाँ से ऐसे पूरा ऐसे घूम के गया, ये असम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए वेस्ट बंगाल कितना टेढ़ा घुसा हुआ, यहाँ से ऐसे गया हुआ वेस्ट बंगाल, ये हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये हो गया बिहार, यहाँ पे आपका बिहार है। ये है झारखंड, ठीक है। झारखंड के नीचे आ जाइए छत्तीसगढ़, इसके और इधर आ जाइए उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा एकदम बंगाल से इधर का वेस्ट बंगाल की खाड़ी से टच करता है। इधर आ जाइए नीचे आंध्र प्रदेश, इससे जस्ट निकला है तेलंगाना, ठीक है। इधर हो गया आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर आ गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर यूपी, तीनों बड़ा देश है, ये तीनों बड़ा देश है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र, उसके ऊपर एमपी, उसके ऊपर यूपी, और उसके लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा एरिया में सबसे बड़ा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के नीचे आ गया गुजरात, राजस्थान के जस्ट बगल में आ गया गुजरात। देखिए यहीं पर आपका, यहाँ पर है न्यू दिल्ली, ये आपका यूनियन टेरिटोरी है। यहाँ हरियाणा है, यहाँ पंजाब है, ठीक है। और इधर से आपका दो पड़ोसी देश आ जाता है, पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के जस्ट यहाँ बगल में आ जाता है अफगानिस्तान, ठीक है। और इधर आपको पूरा एरिया कवर करता है चाइना। यहाँ पर आपका म्यांमार है, यहाँ पर आपका ये जो बीच में ब्लू कलर का, जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो नीचे में आपका है, यहाँ पर है केरल, यहाँ पर आपका केरल है, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ केरल नहीं होगा, कर्नाटक है, ये कर्नाटक है, ठीक है, ये कर्नाटक है, ठीक है। उसके नीचे ये छोटा सा दिख रहा है, ये केरल है, और ये है आपका तमिलनाडु, ठीक है। ये हो गया इधर साइड, आपको सागर समझ लीजिए, इधर साइड हो गया बंगाल की खाड़ी। ये जो आपको जितना भी ब्लू कलर का दिख रहा है, ये बंगाल की खाड़ी है। इधर साइड जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है आपका अरब सागर, अरेबियन सी। और नीचे में जो आपका है, नीचे में आपका हिंद महासागर, इधर साइड। तो देखिए इंडिया तीन तरफ से नदी से घिरा हुआ, इधर है आपका हिंद महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर। इंडिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पेनिनसुला, पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। भारत जो है एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, जो तीन तरफ से नदी से घिरा हुआ हो, तरफ से नदी से घिरा हुआ। अब समझते हैं, यहाँ पे देखिए भारत की स्थलीय सीमा को देखते हैं, किससे किससे वो भारत मिलता है। सबसे पहले आ जाते हैं बांग्लादेश, देखिए यहाँ पे बांग्लादेश, बांग्लादेश से सबसे बड़ा स्थलीय सीमा है 40,000, मतलब 4096.7 किलोमीटर। याद रख लीजिए, सबसे बड़ा स्थलीय सीमा जो आपका लैंड बॉर्डर है, सबसे ज्यादा वो शेयर करता है बांग्लादेश से। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है चाइना, चाइना, चाइना से जो हमारा बॉर्डर है वो 3488, वो इतना किलोमीटर तय करता है, मतलब शेयर करता है। इसका थर्ड नंबर पे आता है पाकिस्तान, थर्ड नंबर पे आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से हम कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, पाकिस्तान से शेयर करते हैं 33-23, एग्जाम में जब पूछा था ना, हम गलती से चीन मार दिए थे तो एग्जाम में पूछा था, लेकिन सबसे बड़ा वो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से। देखिए यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से आपको लगेगा कि ये नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। ये सीधा है तो आपको लगेगा बहुत बड़ा है, ठीक है। उसी तरह आपको याद रखना, अफगानिस्तान से सबसे छोटा 106 किलोमीटर, ठीक है। सबसे छोटा अफगानिस्तान से वो शेयर करता है बॉर्डर 106 किलोमीटर। फिर भूटान से 699 किलोमीटर, फिर नेपाल से 17 नेपाल से याद रखिएगा 17 1751, म्यांमार से 1643। तो ये तो हो गया स्थलीय सीमा। अब देखिए समुद्री सीमा भी भारत वो जो है वो साझा करता है, एक है श्रीलंका से और एक है मालदीव से। इस दोनों से समुद्री सीमा तय, मतलब वो साझा करता है। श्रीलंका से समुद्री सीमा 415 किलोमीटर और मालदीव से 460 किलोमीटर साझा करता है, ठीक है। अब आते हैं अंकलोस। अंकलोस क्या होता है, अंकलोस होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लैंड ऑफ सी, ठीक है। ये दो देशों के बीच समुद्री सीमा का निर्धारण करने के लिए 1982 में गठन किया गया था अंकलोस का, ठीक है। और इसमें 150 से ज्यादा कंट्री जो है वो साइन की हुई है। यानी कि अंकलोस क्या करता है, दो देशों की जो समुद्री सीमा है उसका निर्धारण करता है। जैसे मान लीजिए श्रीलंका और ये है आपका भारत, इसके बीच में आपका क्या होगा, ये अंक्लोज डिसाइड करेगा कि इसके बीच की सीमा क्या होनी चाहिए। अब देखिए किसी देश की एडजॉइनिंग मेरीन रीजन, यानी कि जो मेरीन रीजन है उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है किसी भी देश का। जैसे भारत का बात करते हैं, भारत का भी मेरीन रीजन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है टेरिटोरियल रीजन, दूसरा है कंटिग्यूअस जोन, तीसरा है ईईजेड। ईईजेड को याद रखिएगा, सबसे जरूरी है ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
अब देखिए इस तीनों को हम लोग बढ़िया समझते हैं। टेरिटोरियल रीजन जो होता है ये समुद्री आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होता है, 12 नॉटिकल माइल तक होता है। तो आप समझिएगा, मान लीजिए हम लोग का कहीं पे आधार रेखा तय करेगा, यहाँ पर ऐसे 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 करके आधार रेखा तय कर दिया, ठीक है। ये हमारा बॉर्डर और आधार रेखा दोनों डिफरेंट हो सकता है। आधार रेखा मान लीजिए अंदर भी जा सकता है, बॉर्डर के अंदर भी हो सकता है। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक, मान लीजिए यहाँ आता है 12 नॉटिकल माइल, तो यहाँ तक हो जाता है आपका टेरिटोरियल रीजन। टेरिटोरियल रीजन, भारत का टेरिटोरियल रीजन कुछ यहाँ तक होगा ऐसे करके, इधर भी ऐसे करके होगा, ठीक है। यहाँ तक भारत जो है वो अपना कुछ भी उसको क्षेत्राधिकार मिला, कुछ अधिकार मिला हुआ है। क्या अधिकार मिला देखिए, इसे कंट्री का फुल राइट होता है, मतलब इतना एरिया में आपका पूरा राइट होगा, फुल राइट होगा, यानी कि दूसरे देश का शिप बिना परमिशन के वहां पर इंटर नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए यहाँ तक अगर आपका 12 नॉटिकल माइल के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए पाकिस्तान का शिप आएगा तो आप उसको मार के उड़ा सकते हैं, बोलिएगा कि मेरे एरिया में आ गया था। आपको पूरा अधिकार है इस पर, ठीक है। इस एरिया में इस देश के सारे लॉ लागू होते हैं, यानी कि आईपीसी सीआरपीसी वगैरह जो भारत का है, यहाँ पे कोई आएगा तो उसको वही कानून मिलेगा जो भारत में मिलता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, दूसरा होता है हमारा कॉन्टिग्यूअस जोन, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस जोन, कॉन्टिग्यूअस जोन क्या होता है, ये समुद्री रेखा से 12 से 24 मील के बीच में होता है, यानी कि एक तो रेखा आप खींचनी है 12 नॉटिकल मील तक, यहाँ तक पूरा राइट है। दूसरा आपका 12 से 24, अब 12 से 24 यहाँ तक आपका 12 है, यहाँ पे 24 है, 12 से 24 के बीच का जो एरिया है उसको कंटिन्यूअस एरिया बोलते हैं। यहाँ पर राइट तो होता है लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिमिटेड लॉज एप्लीकेबल हैं, जैसे आप टैक्स लगा सकते हैं, टैक्सेशन लॉ, कस्टम्स लॉ लगा सकते हैं, इमिग्रेशन लॉ लगा सकते हैं और इन्वायरमेंटल लॉ लगा सकते हैं। तो कुछ लिमिटेड लॉ है जो आपका इस कंटिन्यूअस जोन में आप लगा सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आपका 200 समुद्री मील तक होता है, 200 नॉटिकल माइल तक होता है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल बहुत दूर हो गया। यहाँ पर हो गया आपका मान लीजिए टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल जोन हो गया, फिर आपका कंटिग्यूअस जोन, फिर आपका ईईजेड, ईईजेड 200 नॉटिकल मील तक होता है। तो पहला वाला होता है 12 नॉटिकल मील तक, दूसरा वाला होता है 24 नॉटिकल मील तक, 12 से 24, और तीसरा आपका 200 नॉटिकल मील, 200 समुद्री मील। ये एग्जाम आपसे पूछता है कि ईईजेड कितना नॉटिकल मील तक होता है, तो आपको याद रखना है 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर इस क्षेत्र पर कंसर्न देश का संसाधनों का दोषण पर संपूर्ण हक होता है, यानी कि आप यहाँ पर संसाधन का दोहन कर सकते हैं, मछली मार सकते हैं, वहां पर कुछ पेट्रोल वगैरह निकाल सकते हैं, है ना, कुछ भी आप वहां पर संसाधन रिसोर्सेज आप समुद्र से निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर आपका लॉ नहीं चलेगा। देश का लोकल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, बल्कि वहां पर इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होता है, सेंटर का लॉ एप्लीकेबल होता है। हम बताए थे सारा देश इसको नहीं मानता है, केवल 150 कंट्री ही इस रूल को मानता है, बहुत सारा देश है जो इसको अभी नहीं मानता है, ठीक है। दूसरे देश की शिप को भी इनोसेंट पासेज का हक है, यानी कि वो मान लीजिए कि हमारा ये हो गया आपका टेरिटोरियल जोन, फिर है कंटिग्यूअस जोन, फिर है ईईजेड, ठीक है। ईईजेड में अगर कोई घुस गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी घुस गया तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो टैक्स वगैरह लगा देगा, चार गो बताते हैं टैक्सेशन लॉ, कस्टम लॉ वगैरह लगा देगा। लेकिन जब यहाँ घुस जाएगा ना टेरिटोरियल जोन के अंदर, तो हो सकता है उस पर केस भी हो जाए, उसको बम से उड़ा दे, कुछ कर दे, बोलेगा मेरा देश की क्या बोलते हैं, देश का सुरक्षा को खतरा था इसलिए हम उड़ा दिए। तो वहां पर इंडिया को, यहाँ पर इंडिया को पूरा राइट है, यहाँ पर थोड़ा सा राइट कम हो जाता है, वहां पर वो टैक्स लॉ लगा देता है, कस्टम लॉ, इमिग्रेशन लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, लेकिन ईईजेड में पूरा कम हो जाता है। वहां पर दूसरे देश का शिप भी घुस सकता है, इनोसेंट पासेज, यानी कि शांतिपूर्वक घुस सकता है। अगर वो तोड़ तबाही बम वगैरह लेके घुसे तो फिर आपको वो लॉ है कि आप अगर ये शो कर दे, प्रूफ कर दे कि वो थोड़ा सा डेंजरस है आपके लिए, तो आप उस पर कुछ भी लगा सकते हैं। ईईजेड का अगर हम लोग बात करें तो ईईजेड के बाद आने वाले क्षेत्र को इंटरनेशनल वाटर्स या हाई सीज कहा जाता है, यानी कि जो ईईजेड के बाद आता है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका टेरिटोरियल जोन, फिर ये हो गया कंटिन्यूअस जोन, ये हो गया ईईजेड। अब ईईजेड के भी बाहर जो चला गया, यहाँ जो बाहर चला गया वो तो भाई एकदम इंटरनेशनल जोन हो गया, हाई जोन बोलते हैं उसको, हाई सीज या इंटरनेशनल वाटर बोलते हैं। इस एरिया में सभी देशों को फ्रीडम होता है, वहां पर कोई भी देश अपना नाव को घुमा सकता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवर फाइट, फिशिंग राइट, ठीक है। हर देश को कहीं पर भी इस एरिया पर रिसर्च करने का भी अधिकार होता है किसी भी देश का। अब आगे आते हैं, भारत और श्रीलंका का बात कर लेते हैं, भारत और मालदीव का बात कर लेते हैं। देखिए भारत और श्रीलंका के बीच का दूरी बहुत कम है, देखिए 415 किलोमीटर, यानी कि ये ईईजेड या वो टेरिटोरियल रीजन जो है दोनों का ओवरलैप कर जाता है। श्रीलंका बोलेगा, श्रीलंका के लिए अगर बोलेगा मेरा एरिया यहाँ तक आता है,
इंडिया बोलेगा मेरा एरिया यहाँ तक आता है, तो भाई दोनों इस बीच वाला एरिया के लिए लड़ेगा क्या? तो ये क्या बोलते हैं, यूएन है या जो कन्वेंशन है, अंकलॉस, ये अंकलॉस डिसाइड करता है कि जहां पर दो देश का ओवरलैप कर जाता है ना, जैसे मान लीजिए श्रीलंका बोलेगा कि हम अपना 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक मेरा जोन है, इंडिया बोलेगा 12 नॉटिकल माइल तक मेरा जोन है, तो ये बीच वाला एरिया तो दोनों बोलेगा कि मेरा है, दोनों लड़ जाएगा। तो वो बोला है कि उस एरिया में बीच से डिवाइड कर देंगे, बीच से एक लाइन खींच देंगे, वही हो जाएगा आप लोग का रेखा। तो वो अब देखिए आगे समझते हैं हम लोग, श्रीलंका के बारे में समझ लेते हैं। ये क्या बोलता है कि इंडिया और श्रीलंका और इंडिया और मालदीव के ईईजेड मतलब ओवरलैप करते हैं। ईईजेड जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि 200 नॉटिकल माइल जो है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल खींच देगा और यहाँ से दोनों ओवरलैप कर जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, ओवरलैप करने के कारण ये समुद्री सीमा को साझा करते हैं, मैरीटाइम बॉर्डर को वो फॉलो करते हैं। ये दोनों देशों के जो बेस लाइन होता है उसका मिडिल पॉइंट होता है, यानी कि मान लीजिए कि ये आपका इसका बेस लाइन हो गया और ये इसका बेस लाइन हो गया, इसका मिडिल पॉइंट जो होगा वही होगा इन लोग का बॉर्डर। हम बताए थे, इसीलिए आपको हम स्थलीय सीमा बताएं, अब बाद में समुद्री सीमा बताने का मतलब यही है। तो श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा क्या हो जाएगा, वो ईईजेड के बीच का लाइन, यहाँ पे मालदीव में ये वाला लाइन हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि समुद्री सीमा होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारत और मालदीव की समुद्री सीमा कितना है, 460 किलोमीटर, ठीक है। अब भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा है 415 किलोमीटर, और पाक स्ट्रेट से होकर गुजरता है। भारत और श्रीलंका का जो समुद्री सीमा है वो पाक स्ट्रेट से होकर गुजरता है। क्वेश्चन पूछता है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, तो बहुत आदमी पाक जल संधि सोच के पाकिस्तान मार देता है। हालांकि जब 2015 में हम एयरफोर्स का एग्जाम दिए थे, उस समय भी समझिए कि पाक जल संधि हम पाकिस्तान ही मार दिए थे, हमको उतना जीके का नॉलेज नहीं था। एक्चुअली पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच की सबसे कम दूरी कितनी है, 54.8 किलोमीटर, जहां पर अवैध घुसपैठ भी होता है। भारत के लोग श्रीलंका, श्रीलंका के लोग भारत घुसते रहते हैं, यहीं से रातों रात घुस जाते, निकल जाते हैं भारत से श्रीलंका, ठीक है। तो इस एरिया पर थोड़ा खतरा रहता है। आगे बात करते हैं पाकिस्तान की सीमा। पाकिस्तान की सीमा अब देखिए, हर आपको सबका सीमा देखेंगे, पाकिस्तान का सीमा कौन कौन राज्य से टच करता है। यहाँ नेपाल का सीमा देख लेंगे, ठीक है, चाइना का सीमा देख लेंगे, अफगानिस्तान का सीमा देख लेंगे, म्यांमार का सीमा देख लेंगे, बांग्लादेश का सीमा देख लेंगे, ठीक है, जितना भी देश है टच करता है, भूटान का सीमा देख लेंगे। तो वो सब देखते हैं, चलिए आगे आते हैं। पाकिस्तान का सीमा का ट्रिक है पंगू राज। पंगू राज यानी कि प से हो गया पंजाब, गु से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, और जौ से हो गया जम्मू कश्मीर। और अगर आपसे पूछेगा पाकिस्तान में सबसे बड़ा सीमा कौन सा राज्य तय करता है, तो वो है राजस्थान, सबसे बड़ा राजस्थान है, ठीक है, पंगू राज, और इसमें भी सबसे बड़ा राजस्थान, यानी कि 4 गो जो राज्य है वो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। चीन से सीमा, और हम किलोमीटर तो बता ही दिए, 3000 कुछ किलोमीटर है पाकिस्तान का, देखिए पहले बता चुके हैं, 3,323, 33 पाकिस्तान से, वो भी आप याद रखिएगा। चीन से सीमा जो है वो झूसा, झूसा आपको याद रखना है, झूसा। जे से हो गया जम्मू कश्मीर, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम, और ए से अरुणाचल प्रदेश। ये है चीन से सीमा, ठीक है। आगे बांग्लादेश से सीमा, आपको एग्जैक्टली सबसे बड़ा सीमा यही साझा करता है। टाइम एम पीएम, टाइम का खाली टी लेना है, एम पीएम, टाइम को हम लोग एम और पीएम में बांटते हैं, वही उसी यही तरीका है। टी से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा क्वेश्चन पूछता है, ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ए से हो गया असम, एम से मिजोरम, पी से पश्चिम बंगाल, एम से मेघालय, एम से मेघालय, ठीक है। तो ये आपका 4 गो जो देश है वो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। म्यांमार से सीमा साझा करने वाला देश का नाम है अरुणा मामी, अरुणा मामी। अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम। अब आते हैं नेपाल। नेपाल से सीमा साझा करने वाला देश है सुब्बू, SUBBU, सुब्बू। एस से हो गया सिक्किम, यू से हो गया यूपी, बी से हो गया बिहार, बी से हो गया बंगाल, यू से हो गया उत्तराखंड। अब भूटान से सीमा साझा करने वाले देश का नाम करें साब, भूटान साब, भूटान साब, ठीक है। इसमें हो जाएगा एस से सिक्किम, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, और बी से बंगाल। याद करिए, जितना याद कीजिएगा इसको, जितना इसमें टाइम दीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया है, बार बार रिवीजन कीजिए तो आपको याद होगा। अफगानिस्तान से सीमा साझा अभी तो कोई नहीं करता है, क्योंकि पीओके से साझा करता था, जो अभी पाकिस्तान के अंदर में है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं पीओके, तो अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है पीओके, लेकिन भारत इसको मानता है कि भारत का है, तो चलिए ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं जम्मू कश्मीर
कितने देशों से सीमा साझा करता है? तीन को आपको याद रखना, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये तीन तीन देश का सीमा साझा करता है। इस तीनों को याद रखना। जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान से भी करेगा, अफगानिस्तान से भी करेगा, चीन से भी करेगा। देखिए यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आपका 20 से डिवाइड करता है, ये जम्मू कश्मीर है। इधर हो गया पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान और इधर चाइना, तीनों से सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं सिक्किम, सिक्किम का बात करते हैं। सिक्किम यहाँ पर है, ये छोटा सा, ये छोटा सा। इधर है नेपाल, इधर है भूटान और एक है आपका चीन। नेपाल, भूटान, चीन, बीच में थोड़ा सा पार्ट इसका चीन से साझा करता है। नेपाल, भूटान और चीन तीनों से आपका सिक्किम साझा करता है। अगला वेस्ट बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल जो है आपका इधर का नेपाल से साझा करता है, इधर भूटान से साझा करता है और इधर आपका बांग्लादेश से साझा करता है। तो ये तो हो गया आपका इसका मैप का। अब हम लोग आते हैं इंडिया का, थोड़ा सा मैप अच्छे से पढ़ लेते हैं। इंडिया का ये मैप है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इंडिया का मैप, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, ये कितना है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको इंदिरा कॉल बोलते हैं। और नीचे वाला जो पॉइंट है ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और इसके भी नीचे एक पॉइंट है, इसके भी नीचे एक पॉइंट है, 8 डिग्री 4 मिनट के भी नीचे एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए ये जो है मुख्य भूमि का है, मुख्य भूभाग का। जैसे मान ली इंडिया का जो लैंड है ना उसका पार्ट है, लेकिन ये आपका ओशियन समुद्र में अंडमान निकोबार के नीचे है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछेगा इंडिया के मुख्य भूभाग का या मुख्य भूमि का जो सबसे लास्ट क्या बोलते हैं दक्षिणतम पॉइंट, वो कितना है, सबसे साउथ वाला पॉइंट, ठीक है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट वो है केप केमोरियन, या इसी को बोलते हैं कन्याकुमारी। और केप केमोरियन का अगर हम आपसे पूछे कि कितना है मैप में, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और वही अगर उससे भी नीचे आ जाते हैं, मुख्य भूभाग नहीं बोला, मुख्य भूभाग सहित महासागर या सागर को भी मिला दे तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसी को इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पर हो गया इंदिरा पॉइंट। सबसे ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट का बात करें, नॉर्थ वाला पार्ट सबसे ऊपर है हमारा इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल। लेकिन अब ये हमको लगता है जम्मू कश्मीर में है कि लद्दाख में, तो देख लीजिएगा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम लोग इधर राइट साइड वाला बात करते हैं, राइट साइड वाला पार्ट, ये जो सबसे राइट साइड वाला पार्ट है ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में आता है। इसका है आपको 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और सबसे लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो गुजरात में आता है, सरक्रिक गुजरात में आता है और इसका नाम है गुहार मोती, गुहार मोती। और ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको सब याद रखना है। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट तो ये हो गया, भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट तो ये हो गया, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट ये हो गया। दक्षिणी पॉइंट में 2 गो होगा। दक्षिणी पॉइंट में अगर आपको सिर्फ स्थल वाला भाग बोलेगा कि भारत का स्थल में सबसे दक्षिणी पॉइंट, तो केप केमोरियन हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन स्थल छोड़ के आपको समुद्र भी इंक्लूड कर देगा तो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। इसको याद रखना है। अब देखिए क्या किया है, बीच से एक लाइन, भारत के बीचों बीच एक लाइन जाता है जो कि कर्क रेखा है। कौन है, कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए यहाँ पर आपका 8 डिग्री 4 मिनट है, ऊपर में आपका है 37 डिग्री 6, और 8 और 37 के बीच में यहाँ पर 23.5 डिग्री पास करता है। ये किससे किससे पास करेगा, देखिए ये पास करेगा सबसे पहले यहाँ पे गुजरात, ठीक है, फिर यहाँ घुस जाएगा राजस्थान, यहाँ राजस्थान भी घुस जाएगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये इतना एरिया मध्य प्रदेश। फिर थोड़ा दूर घुस जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ आ जाएगा झारखंड, फिर यहाँ आ जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश में घुस जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे त्रिपुरा, फिर यहाँ आ जाएगा मिजोरम। तो टोटल कितना जगह से गुजरा है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के निम्न राज्य से गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा का सबसे ज्यादा लंबाई होता है मध्य प्रदेश, सबसे इतना दूर देखिए मध्य प्रदेश में अकेला सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा का होता है मध्य प्रदेश में, और भारत के निम्न राज्य से गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पे गमछा झाड़, मित्र पे गमछा झाड़। तो मित्र पे गमछा झाड़, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, पे से हो गया पश्चिम बंगाल, गौ से हो गया गुजरात, मौ से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया झारखंड, रौ से हो गया राजस्थान। ये हो गया मित्र पे गमछा झाड़, ये ट्रिक है कर्क रेखा का। आगे आते हैं भारतीय मानक समय IST, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए इधर साइड है आपका 97 डिग्री 25 मिनट और इधर साइड है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। इस दोनों का एवरेज बीच, एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट ले लीजिए, एकदम बीचों बीच। तो इसका बीचों बीच वाला पॉइंट लेंगे
82.30 यानी कि 82.5 डिग्री, 82.30 यानी कि 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर, ठीक है, इसी को बोलते हैं भारत का मानक समय, भारत का मानक समय इसी को बोलते हैं। ये टोटल 5 जगह से गुजरता है, 5 जगह से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। और कौन कौन से गुजरता है देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं। इंडियन भारतीय मानक समय किन किन राज्यों से गुजरता है, तो देखिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ देखिए आपका यूपी, एमपी में जाता है, हम थोड़ा गलत बना दिए हैं, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर, इसको थोड़ा सा पकड़ के इधर नहीं होगा, इधर होना चाहिए था। यूपी थोड़ा सा एमपी में भी आया था, यहाँ पर होना चाहिए था इसको एक्चुअली, इसको थोड़ा सा गलत बना दिया है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा और ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्य से गुजरता है। कर्क रेखा और आईएसटी कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर देखिए, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया आईएसटी। ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका कोरिया जिला छत्तीसगढ़ में, कोरिया जिला छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में मिलता है, ठीक है। फिर आपको बता रहे हैं कौन सी रेखा कर्क रेखा को 2 बार, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, पहले बता चुके हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो और जायरा नदी, पहले भी बता चुके हैं। भारत का स्थलीय सीमा का कुल लंबाई, जैसे कि मान लीजिए हम आपको यहाँ बताए हैं, यहाँ पर आपको बताए हैं, देखिए बांग्लादेश से इतना, चीन से इतना, पाकिस्तान से इतना, इससे इतना, टोटल जोड़िएगा तो स्थलीय सीमा को अगर जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 16,000 कुछ किलोमीटर। देखिए वही चीज आपको हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ आ जाएगी। स्थलीय सीमा का कुल लंबाई आपका हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, खाली स्थलीय सीमा को जोड़ रहे हैं। लेकिन तटीय सीमा का लंबाई अगर हम जोड़ दें उसमें सब आ जाएगा, अंडमान निकोबार भी आ जाएगा, लक्षद्वीप भी आ जाएगा, आपका श्रीलंका से हो जाएगा सीमा, फिर आपका मालदीव से हो जाएगा, तो सबको जोड़ दिया जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर और 7500 किलोमीटर। अगर द्वीप को भी जोड़िएगा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, तो 75-16 हो जाएगा, और खाली मुख्य भूभाग को जोड़िएगा तो 6100 होगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तटीय सीमा की कुल लंबाई द्वीपों सहित, द्वीप मतलब कि अंडमान निकोबार को जोड़ दीजिएगा और लक्षद्वीप को जोड़ दीजिएगा, तो उसमें आपका 7516 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को छोड़ दीजिएगा तो तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर। आपसे पूछ देगा कुल सीमा की लंबाई, भारत की जितना सीमा का कुल लंबाई, तो 15,200 और 7516 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 22,716 किलोमीटर, 22,716 किलोमीटर। ये होगा भारत का कुल सीमा का लंबाई। ये एग्जाम में पूछता है, ये एग्जाम में पूछेगा, ये एग्जाम में पूछेगा, और ये 7516 पूछेगा। आगे कुल तटीय राज्य, कितना तटीय राज्य है भारत का, 9 गो है तटीय राज्य, 5 गो पूरब में है और 4 गो पश्चिम में है। तो इसको देख लेते हैं कौन कौन। चलिए आइए मैप में देखते हैं। तटीय राज्य में यहाँ देखिए उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इधर वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इधर पर तमिलनाडु, ठीक है। और इधर साइड देखिए कौन कौन है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, ठीक है। एगो बीच में यहाँ पे गोवा भी है, गोवा भी है। तो इसी चीज को हम लोग समझते हैं। हम यहाँ गलती लिख दिए, पूर्वी नहीं पश्चिमी होगा, यहाँ पश्चिमी नहीं पूर्वी होगा। तो 4 गो आपको पूर्वी होगा, 5 गो आपको पश्चिमी होगा। इसको सुधार लीजिए, इसको सुधार लीजिए, जो गलती था उसको सुधार दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 गो आपको पश्चिम हो जाएगा, 4 गो पूरब में हो जाएगा। पश्चिम में कौन कौन हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। देखिए मैप में देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूरब में कौन हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। तो 9 गो आपका भारत का तटीय राज्य है। सबसे बड़ा तटीय रेखा किसका है, गुजरात का। सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात, गुजरात के बाद कौन आता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और थर्ड में तमिलनाडु। पहला में गुजरात, दूसरा में आंध्र प्रदेश, तीसरा में तमिलनाडु, ठीक है। सबसे छोटी तटीय रेखा, तो राज्य सबसे छोटा है गोवा, गोवा सबसे छोटा तटीय रेखा उसी का है। अब देखिए डूरंड लाइन, जो लाइन है 2 देश को डिवाइड करता है, भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान को डिवाइड करता था। लेकिन भारत का जो पीओके है वो तो अब पाकिस्तान के हाथ में है, इसीलिए हम लोग इसको ये बोलते हैं पीओके और अफगानिस्तान के बीच का रेखा है डूरंड लाइन। ये इसका स्थापना हुआ था 1893 में, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है मैकमोहन रेखा, ये आपको 1914 में शिमला सम्मेलन में आपको इसका गठन हुआ था, और ये भारत और चीन का रेखा है। भारत का अगर बात करें तो भारत में अरुणाचल प्रदेश और चीन का तिब्बत, इस दोनों के बीच का जो लाइन है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। फिर आता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन 17 अगस्त 1947 को ये लाइन
रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था और भारत और पाकिस्तान के बीच का ही सीमा है। याद रखिए, जब भी हम लोग पाकिस्तान को देखते हैं हमारा आंख लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, रेड क्लिफ। तो ट्रिक है याद करने का, रेड क्लिफ। आगे देखिए, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान, पहला राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। चारों याद रखना है आपको लगातार, पहला राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी। आप इसका नोट्स बनाइए अच्छे से। सबसे बड़ा राज्य अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोले तो यूपी। यूपी ऐसे तो चौथा है आपका एरिया में, लेकिन पॉपुलेशन में 1 नंबर पर आता है। सबसे छोटा राज्य अगर बात करें क्षेत्रफल में तो गोवा और लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटोरी में सबसे छोटा, ठीक है। और अगर जनसंख्या का बात करें तो सबसे छोटा सिक्किम हो जाता है, सिक्किम, वहां का जनसंख्या बहुत कम है। अब देखिए, सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? ऐसा कौन सा राज्य सबसे ज्यादा राज्य से सीमा बनाता है? तो वह यूपी। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से वो सीमा बनाता है। कौन कौन है देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से बनाता है, हरियाणा से बनाता है, राजस्थान से बनाता है, एमपी से बनाता है, छत्तीसगढ़ से भी बनाता है, उत्तराखंड से बनाता है, झारखंड से बनाता है, बिहार से बनाता है, दिल्ली से बनाता है, ठीक है। दिल्ली हो गया केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वो पंजाब से नहीं बनाता है, और यही आपका ऑप्शन में रहेगा। पंजाब आपका ऑप्शन में दे देगा। दिल्ली क्या बोलते हैं, दिल्ली क्या बोलते, उत्तर प्रदेश जो है वो पंजाब से सीमा बनाता है, नहीं, पंजाब से नहीं बनाता है, वो हरियाणा से बनाएगा। हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, एमपी से, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, दिल्ली सबसे बनाएगा, लेकिन पंजाब से सीमा नहीं बनाता है। आगे, भारत में जितना भी जिला है उसमें सबसे बड़ा जिला कौन है? दो, पहला नंबर पर आता है कच्छ जो कि गुजरात में है, दूसरा लेह जो कि लद्दाख में है, ठीक है। सबसे छोटा जिला का बात करें तो वो है माहे जो कि पुदुचेरी में, माहे पुदुचेरी में, ठीक है। आगे, कुल राज्य 28 है, कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 है, सबका राज्य का राजधानी, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी आपको याद करना है, ये होमवर्क। आगे, फ्रांस जो है वो फ्रांस जो है वो भारत से अंग्रेजों के कई वर्ष बाद छोड़कर चली गई, ठीक है। मतलब भारत जब गया उसके बहुत साल के बाद फ्रांस वहां से गया, ठीक है, शुरू में ही नहीं गया, बहुत साल के बाद गया। ये भारत में 4 अलग अलग स्थानों पर शासन करते थे। इन्हें सम्मिलित रूप से पुदुचेरी बोलते हैं। जैसे कि देखिए, 4 अलग अलग जगह पर था। एक जो है केरल में जो था वो है माहे, तमिलनाडु में जो था वो है पांडिचेरी और कराईकल, और आंध्र प्रदेश में यनम, ठीक है। केरल में माहे, केरल में आपका देखिए मैप में देखिए, केरल में यहाँ पर माहे, यहाँ पर था पांडिचेरी। तमिलनाडु में आपका 2 गो था, तमिलनाडु यहाँ पर है पीके, पांडिचेरी और कराईकल, कराईकल ये दोनों है तमिलनाडु में, ठीक है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में यनम, ठीक है, इसको याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में यनम। तो ये 4 गो, पुदुचेरी में टोटल 4 जिला है, 4 जिला, और चारों जिला 3 अलग अलग राज्य में है। तो याद रखिएगा, पुदुचेरी में 4 जिला 3 राज्य में डिवाइडेड है। पुदुचेरी कोई एक जिला नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वो इसमें 4 जिला है, 3 राज्य में डिवाइडेड है। आगे आते हैं, भारत का अगर हम लोग बात करें तो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है। जैसे अंडमान निकोबार का बात करें तो ये पोर्ट ब्लेयर है इसका राजधानी। चंडीगढ़ का बात करें तो इसका राजधानी चंडीगढ़ है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव इसका राजधानी आप हमको कमेंट कीजिएगा। दिल्ली जो है इसका राजधानी नई दिल्ली। पुदुचेरी जो है इसका राजधानी पौंडीचेरी। ये 2 ऐसे राज्य हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सीएम बैठते हैं, सीएम। बाकी कहीं भी सीएम नहीं होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल होते हैं, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी में सीएम बैठते हैं, ठीक है, सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। लद्दाख का बात करें तो इसका आप हमको कैपिटल कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लद्दाख का लेह होना चाहिए, ठीक है। आगे, जम्मू कश्मीर का बात करें तो जम्मू कश्मीर का राजधानी आप हमको कमेंट कीजिएगा, श्रीनगर ही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2 जून 2024, ऐसा क्यों हो गया, हाँ ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए, आपको 28 राज्य तो है, लेकिन 2000 में आपको 3 राज्य नया बना है। इसका ट्रिक है CUJ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। सी से हो गया छत्तीसगढ़, यू से हो गया उत्तराखंड, जे से हो गया झारखंड। और छत्तीसगढ़ कब बना है? 1 नवंबर 2000 को बना है। उत्तराखंड बना है 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड बना है 15 नवंबर, यानी कि CUJ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ये ट्रिक है। सी से हो गया छत्तीसगढ़, यू से हो गया उत्तराखंड, जे से हो गया झारखंड। 1, 9 और 5, 15, 1, 9 और 15।
तो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, और ईयर है सबका 2000। 1 नवंबर को जो छत्तीसगढ़ बना है वो एमपी से अलग होकर बना है। 9 नवंबर को जो उत्तराखंड बना है वो यूपी से अलग होकर बना है। और 15 नवंबर को जो झारखंड बना है वो बिहार से अलग होकर बना है। ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है। और 31 अक्टूबर को बनाने का रीजन है क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का शायद पुण्यतिथि था या जयंती था, कुछ था। ठीक है। झारखंड 15 नवंबर को इसलिए बना है क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा का जन्म दिवस था। भगवान बिरसा का जन्म दिवस होने के कारण उस दिन झारखंड बनाया गया है। और 15 नवंबर को आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये था हमारा इसका पहला वीडियो, ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, बहुत कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो भारत और इसके पड़ोसी देश का आएगा, आप लोग रेडी रहिएगा। इस पे एक बहुत बढ़िया ही टॉपिक है, इस पर डिस्कशन किया जाएगा, भारत और इसके पड़ोसी राज्य। 1 से 2 दिन इसको बनाने में लगेगा, लेकिन अच्छा कंटेंट देंगे आपको। भारत और पड़ोसी देश, इसमें आपको सारा देश से रिलेटेड टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। चलिए, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइएगा। धन्यवाद।